देखिए सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है। सेक्शन बी में जो है वेरी शॉर्ट आंसर लिखने हैं, ठीक है। और वेरी शॉर्ट तो डिपेंड करता है जो अगर पेपर हो थ्योरी का, ये तो न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन की लेंथ पे ही डिपेंड करता है ना। लेकिन छोटे क्वेश्चन होंगे तो कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 21, कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डैट इज डिविजिबल बाई 8, 9, 10। यानी वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो 9 से भी डिविजिबल हो, 8 से भी डिवाइड हो और 10 से भी डिवाइड हो, है ना। अगर बात आती है स्मॉलेस्ट सब कहीं पर भी यूज होता है तो इसका मतलब हमें क्या निकालना होता है? एलसीएम निकालना होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है, ठीक है। अगर हाईएस्ट होता है तो एचसीएफ निकालना होता है। तो हमें इसका क्या करना है? 8, 9, 10 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 21 है, हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकाल लेंगे। किसका एलसीएम निकालना है? पहले 8 है, फिर 9 है और 10। इनका एलसीएम जो आएगा वही हमारा लीस्ट कॉमन नंबर होगा। तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड करने से आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 9 2 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1 और 9 और 5 आ जाएगा। इसके बाद क्या है? 3 से डिवाइड होगा तो 1, 3 और 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद फिर 3 से डिवाइड होगा, 1, 1 और 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद 5 से डिवाइड होगा, ये 1, 1, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया? फैक्टर आ गया। तो फैक्टर क्या आ गया मेरे पास? जो फैक्टर आ गया या एलसीएम जो आ गया, लीस्ट कॉमन नंबर आ गया या स्मॉलेस्ट नंबर आ गया 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, ठीक है। इसके बाद 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई 3/2 है, सॉरी 3/2 है और 3 जो है 2 बार है और ये 5। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 8 का मल्टीप्लाई 5 से होगा 40 होगा, 40 का मल्टीप्लाई 9 से होगा तो 360। तो हमारे पास ये आ गया स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ गया? 360। ये आंसर होगा। इतना ही करना था, इसमें 2 नंबर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। हिंदी वाले अगर देखना चाहें तो एलसीएम निकालना था, मैं वो कुछ नहीं करना था। छोटी से देखो, हिंदी में अगर शब्द लिखा हुआ है छोटी से छोटी संख्या और इंग्लिश में लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट नंबर, तो इसका मतलब है हमको क्या निकालना है? उसका एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन नंबर। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ए पार्ट है, ठीक है। इसमें 2 हैं, या तो ये कर लें या फिर ये कर लें, एक ही करना है कोई। ऑप्शन इसमें दिया गया है 20 नंबर क्वेश्चन में कि आपको ए पार्ट और बी पार्ट में कोई एक पार्ट करना है, ठीक है। अगर जिसको ये आता है ये कर लेगा, जिसको नीचे वाला आता है वो कर लेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है? इन अ ट्रायंगल ABC, क्या है? ट्रायंगल ABC है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 22 है। क्वेश्चन नंबर 22, पहला ट्रायंगल क्या बनाएंगे? ABC। ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अब इसमें क्या बोला गया है? इन ट्रायंगल ABC D and E आर अ पॉइंट ऑन अ साइड AB। D और E क्या है? पॉइंट है। किसमें? AB पे D पॉइंट है और AC पे E पॉइंट है। तो अब हमें क्या करना है? AB पे D पॉइंट को लगाना है, यानी ये हमारा A हो जाए, ये D हो जाएगा, AB पे D है और E पे क्या है? E है, ठीक है। पॉइंट ऑन द साइड AB रिस्पेक्टिवली सच डैट BD जो है हमारे पास ये बराबर आ रही है सी के। क्या आ रहा है? BD बराबर आ रहा है CE के। तो BD हमारा बराबर किसके आ रहा है? CE। तो BD क्या है? यानी ये जो लेंथ है हमारे पास, ये वाली लेंथ, ये जो BD है, इसको अगर ऐसे मिला देंगे तो यहाँ पे जो ये लेंथ बचेगी ये, यानी ये वाली लेंथ जो आ रही है, ये हमारे पास अगर x है तो ये भी हमारे पास क्या है? ये भी x है, क्योंकि इसने बोला है कि क्या है? BD और C बराबर हैं, ठीक है।
इसके बाद आपसे ये कह रहा है कि एंगल जो बी बन रहा है वो एंगल सी के बराबर है। एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर है। एंगल ये है बी, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है। और उसके बाद कुछ दे रहा है, तो आपको शो करना है कि जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के। डी पैरेलल है बी सी के। क्या प्रूव करना है? डी ई पैरेलल है बी सी के। तो हमें क्या लगाना होगा? कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना होगा सिमिलरिटी का। अगर हम ये प्रूव कर दें कि जो जो ट्रायंगल हमारे दो बन रहे हैं, एक बड़ा वाला ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल। बड़ा ट्रायंगल कौन सा है? ए बी सी। छोटा ट्रायंगल कौन सा है? ए डी ई। अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो, सिमिलर हो जाए, तो हमारे पास काम बन जाएगा कि ये हमारा क्या है, डी पैरेलल है बी सी के। तो हमें सबसे पहले प्रूव करना होगा कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल की सिमिलरिटी को चेक करना होगा। तो हमें क्या प्रूव करना होगा? इन ट्रायंगल पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लिखो, ए बी और सी, ठीक। एंड ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल? दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास ए डी ई। एक बड़ा ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल, ठीक है। तो छोटा ट्रायंगल हम बना लेते हैं। यहाँ पर ये क्या है? ये ए डी ई है। और बड़े ट्रायंगल को भी अलग बना लेते हैं। बड़ा ट्रायंगल क्या है? ये बड़ा वाला ट्रायंगल माना जाएगा ना। साइज में देखने में चाहे वैसे बराबर लगे, लेकिन ये बड़ा है, ए बी सी, ठीक है। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हो गई। अब हमें क्या करना है? इनमें सिमिलरिटी प्रूव करना है। इसमें जो गिवन है, हमको क्या गिवन है? गिवन ये है कि हमारे पास जो साइड ये है, क्या साइड हमारे पास x, ये भी x, क्या x है? जो अगर टोटल ट्रायंगल बनेगा उसमें जो बी डी आएगी और ए सी बराबर आएगा। अब इसमें देखो, यहाँ पे जो हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें ए ट्रायंगल कॉमन है, और जो छोटा है उसमें भी ए ट्रायंगल कॉमन है। यानी अगर ये थीटा है, ये थीटा 1 मान लो, तो ये भी थीटा 1 है। एक बात तो हमें पता चल गई कि दोनों में ट्रायंगल ए कॉमन है, ठीक है। दोनों में ट्रायंगल ए कॉमन है, एक बात। अब दूसरी बात देखना होगा, इनकी जो साइड है, ये हमारे पास x है, ये तो x नहीं है। ये अगर हम मान लेते हैं, क्या है, इसको कुछ मान लो यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं, ठीक है। देखो, जैसे बड़ा वाला ट्रायंगल जब देखेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में ये बताया जा रहा है हमको, बड़े वाले ट्रायंगल में ये बताया जा रहा है कि ये वाला जो एंगल है बी, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है। बड़े वाले ट्रायंगल में हम लोग को इतना बता दिया गया है कि एंगल बी और एंगल सी बराबर है। जब किसी साइड के एंगल आपस में बराबर होते हैं, जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल बन गया, अगर ये एंगल बराबर है इसके, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि ये वाली साइड जो भी होगी इसके बराबर होगी। यानी जो एंगल बराबर हैं उसके जो साइड बन रही हैं वो भी बराबर होगी। तो इसके साथ अगर हम थीटा को लेंगे तो ये हमारे पास जो ए बी लाइन आ रही है, यानी ए बी लाइन बराबर होगी किसके? ए सी लाइन के। क्यों बराबर होगी? क्योंकि एंगल बी बराबर है एंगल सी के। एंगल बी बराबर है एंगल सी के, इसलिए हमारे पास क्या होगा? ए बी बराबर होगा ए सी के। ये एक बात, ठीक है। ए बी बराबर होगा ए सी के, इतना काम हो गया। अब ए बी बराबर क्या है? ए बी की जो वैल्यू है, ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए बी की जगह हम ये लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ये जो साइड है हमारे पास, ए डी लिख लें और उसमें डी बी लिख दें, यानी ए डी लिख सकते हैं, ठीक है, और उसमें बी डी जोड़ दिया जाए, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा ए बी हो जाएगा। ए बी लाइन क्या है? दो भाग में डिवाइड है ना, एक तो ये ए डी है प्लस बी डी है, इसी का तो सम है हमारे पास ए बी, ठीक है। और यहाँ पर ए सी क्या लिख सकते हैं? ए सी के विषय में ए सी लाइन ये वाली लाइन है, ए सी लाइन हमारी इस तरफ वाली है। ये क्या है? ए ई लिख दें, ए ई प्लस ई सी लिख दें, ई सी लिख दें ना, ये ई सी लिख दें। तो ये आ गया ए बी की वैल्यू, ये आ गया ए सी की वैल्यू। अब ए बी और ए सी की वैल्यू दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर है? ए बी और ए सी बराबर इस वजह से है क्योंकि इनका जो एंगल है, एंगल ए एंगल बी आपस में बराबर हैं। इसलिए क्या बताओगे? इसलिए क्या बताओगे कि ए डी प्लस बी डी इज इक्वल टू आ जाएगा ए ई प्लस ई सी। अब देख लो,
क्वेश्चन ने हमको इतनी हेल्प और कर दी थी कि इसने बोला था कि हमारे पास जो बी डी है और ई सी है, यानी जो ये वाली लेंथ है, ये सर्किल में, और ये वाली जो लेंथ है, ये दोनों लेंथ क्या है, आपस में बराबर हैं। ऐसा बोला है क्वेश्चन ने। देख लो यहाँ पे बोला है कि बी डी और सी आपस में बराबर हैं। तो ये जब बराबर है तो हमने इसको क्या मान लिया था, एक्स मान लिया था। तो यहाँ पर बी डी है, कितना लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। तो ए डी प्लस एक्स इज इक्वल टू ए ई प्लस एक्स, क्योंकि ई डी बी डी और ई सी बराबर हैं। एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए डी इज इक्वल टू आ जाएगा ए ई, ए डी इज इक्वल टू ए ई आ गया है। ठीक है, अब ए डी इज इक्वल टू ए ई आ चुका है, याद रखना। यानी ये जो साइड हैं, जो रिमेनिंग साइड हैं यहाँ की, ये साइड ए ई ये रही और ए डी ये वाली साइड रही, ये भी दोनों आपस में बराबर आ गए हैं। ठीक है, जब ये दोनों बराबर आ गए तो हमारे पास क्या हुआ, अब हमारे पास जो ट्रायंगल बन जाएगा, और जो मेन ट्रायंगल हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ए है, यहाँ पर हमारे पास बी है, यहाँ पे सी है। ठीक है, अब इसके बाद एक लाइन दी गई थी, क्या दी गई थी, यहाँ पे डी पॉइंट था और यहाँ पे हमारे पास कौन सा पॉइंट था, ई पॉइंट था। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि यहाँ पर बी डी और ई सी बराबर थे तो इसको एक्स एक्स मान लेना है, और इसके बाद हमने ये भी प्रूव कर दिया है कि ए डी और ए ई भी बराबर हैं। ये इसको वाई मान लेंगे, इसको भी वाई मान लेंगे। ये ट्रायंगल हमारे पास बराबर था, ये थीटा था तो ये भी थीटा था। ठीक है, और ये ट्रायंगल दोनों में कॉमन था, क्या था, कॉमन ट्रायंगल था। ये ट्रायंगल क्या था, थीटा 1 था। ठीक है, अब हम लगा देंगे इन ट्रायंगल क्या ट्रायंगल में लगाएंगे, कैपिटल ए बी और सी एंड इन ट्रायंगल स्मॉल ए डी और ई। सिमिलरिटी की सिचुएशन लगाते हैं कि क्या इनका रेशियो बराबर आता है, तो इसमें लगाएंगे कंडीशन सिमिलर की कंडीशन लगाएंगे। तो सिमिलर की कंडीशन लगाएंगे तो क्या आना चाहिए, ए बी बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, यानी ए बी किससे डिवाइड करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल। छोटे वाले ट्रायंगल कौन सा है, ए डी, इसकी साइड क्या है, देखो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड पूरी है ये, और छोटे वाले ट्रायंगल की इतनी साइड है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितना आ जाएगा, ए डी। ठीक है, ये बराबर आएगा इस वाले साइड के ले लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सी बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, फिर छोटे वाले की साइड ए ई। ठीक है, अब इसको देखो, ए बी की वैल्यू हमने कितना निकाला है, ए बी की वैल्यू हमने निकाला है, ए बी की वैल्यू हमने निकाला। अभी इसको एक और आगे बढ़ा दो, तीसरा वाला भी लगा दो, बेस वाला, यानी बी सी, और ये बराबर किसके आ जाएगा, डी ई के। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, ए बी की जगह कितना है, वाई प्लस एक्स, तो वाई प्लस एक्स डिवाइड किससे करोगे, क्या आया था, वाई से, क्योंकि ए डी कितना है, वाई है। अब ए सी की जगह कितना लिखोगे, वाई प्लस एक्स, डिवाइड किससे करोगे, वाई से, तो ये क्या आ गया, बराबर आ गया। अब यहाँ से बी सी कितना है, बी सी हमको पता नहीं, निकालना भी नहीं, डी कितना है ये भी नहीं। ये बात आ गई सिमिलैरिटी की, सिमिलैरिटी की आ गई, रेशियो सिमिलर। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल, इसलिए क्या होगा, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन आ गई, इनका रेशियो कितना आ गया, बराबर आ गया, इसलिए ट्रायंगल ए बी और सी सिमिलर है। किसके सिमिलर है, ट्रायंगल ए ई और डी। ठीक है, चाहे से डी पहले लिख दें फिर ई बाद में लिख दें, ए डी और ई के, इसलिए हमारे पास क्या होगा, बी सी लाइन पैरेलल होगी किसके, ठीक है। अगर हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल आते हैं तो उनका जो बेस होता है क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है। तो हेंस प्रूव हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, इसको ऐसे ही करना था। अगला क्वेश्चन में क्या है, इसमें कह रहा है हमसे इफ़ द ट्रायंगल क्या है, ए बी सी एंड ट्रायंगल, ये सिमिलरिटी का निशान लगा हुआ है, सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ। चलो पहले ट्रायंगल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 20। देखो इसका डायग्राम बन जाएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। 22 का बी पार्ट है। सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं। कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। ठीक है,
ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं डी ई एफ जो कि सिमिलर है ट्रायंगल, सिमिलरिटी का निशान लगा देंगे डी ई एफ, ठीक है, ये दोनों सिमिलर हैं डी ई एफ, ठीक है। और कुछ है, अब इसके बाद देखो जो दिया वो लिख देते हैं, ये सिमिलरिटी का हमने साइन लगा दिया कि ये सिमिलर है, ऐसा बताया हमने, सिमिलर बना दिया। ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, ए बी की वैल्यू 4 दी गई है, तो ए बी की वैल्यू लिख देते हैं 4, ठीक है। इसके बाद क्या है, डी की वैल्यू कितनी दी गई है 6, डी की वैल्यू जो है हमारे पास डी ई, ये है 6। इसके बाद क्या है ई एफ की वैल्यू कितनी दी गई है 9, ये है 9। इसके बाद क्या है एफ डी की वैल्यू कितनी दी गई है एफ डी, ये है 12, ठीक है। इसके बाद कुछ और दिया गया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखो साइड उसकी दी गई है लेकिन एरिया किसका पूछा गया है, ए बी सी का पेरीमीटर पूछा गया है, एरिया नहीं पूछा गया, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन दी गई है। अब हमको ये पता है कि अगर ऐसी कोई बात आती है तो दोनों ट्रायंगल का जो रेशियो होता है, इनका जो रेशियो होता है सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन में, इन केस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इन केस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, अगर सिमिलर ट्रायंगल का केस बनता है तो क्या होता है, इनका जो रेशियो होता है यानी ए बी साइड का रेशियो, ये वाली साइड का रेशियो हमारा डी ई के बराबर होगा, डी ई से होगा किसका, ए बी डिवाइड बाई डी ई, ये बराबर होगा किसके, ए सी, यानी इस वाली साइड का ए सी, इसका डिवीजन होगा किसके साथ, डी एफ के साथ, बराबर होगा किसके, बी सी, और डिवाइड किससे होगा, ई एफ के साथ। यही कॉन्सेप्ट लगाना था, बस काम हो जाता हमारे पास। अब देखो यहाँ पे ए बी की वैल्यू हमको दिया गया है 4, क्वेश्चन ने बोला है, और डी ई की वैल्यू कितनी दी गई है 6 दी गई है। हिंदी वाले का क्वेश्चन देखना चाहें तो बस इसमें ये सब डायग्राम में बना ही, हिंदी में देख लो क्या लिखा, परिमाप निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास ये 4, डी ई कितना है, डी ई हमारे पास 6 है, इज इक्वल टू ए सी कितना है हमको नहीं पता, और डी एफ कितना है, डी एफ हमको दिया गया है 12 दिया गया, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी कितना है हमको नहीं पता। इसके बाद क्या है ई एफ कितना है 9 है। अब हमें क्या करना है, ए सी निकाल लेना है, बी सी निकाल लेना है, और उसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारे पास, तीनों का एडिशन कर देना है, यही हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होगा। तो बस चलो इन दोनों का पहले फर्स्ट और सेकंड को ले लेना है, यानी 4 और 6 इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई 12। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ए सी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 12, डिवाइड किससे करोगे 6 से, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 से कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 8। यहाँ से ए सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 सेंटीमीटर। अब अगर सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर, और मीटर में दिया गया है तो मीटर में, किसमें साइड दी गई, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एग्जामिनर सनक गया तो सनक कहाँ देगा, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड और थर्ड को ले लो, या फर्स्ट और थर्ड को ले लो, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट क्या है 4/6 डिवाइड बाई बी सी इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से बी सी की वैल्यू निकाल लो, बी सी इज इक्वल टू 4 इंटू 9 डिवाइड बाई 6। अब इसको 2 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो कितना जाएगा 3, और ये 2, यहाँ से इसको काट देंगे 2, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6 सेंटीमीटर, क्या आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। बी सी की वैल्यू आ गई, ए सी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या है, पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है, पेरीमीटर। ट्रायंगल बना दो फिर से, ट्रायंगल की साइड रख देना इस बार, ए बी और सी, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए बी की वैल्यू निकल के आई है, ए बी की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है कितनी, ए बी की वैल्यू तुमको दिया गया था ना, ए बी की वैल्यू 4 दिया गया था, कहाँ गया ट्रायंगल, ये 4 सेंटीमीटर, तो इसको लिख दो 4 सेंटीमीटर। ए सी कितना निकाला हमने, ए सी निकाला 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, तो 8 लिख दो। और इसके बाद बी सी कितना निकला 6 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ये क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों साइड का सम, 4 + 8 +
6, तो इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 14, 14 में और 6 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 18, तो ये हमारा आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। तो इन दोनों में से कोई एक पार्ट कर सकते थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। अब हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 23, इफ़ अ हेक्सागोनल ABCDEF circumscribe a circle, prove that AB plus CD plus EF is equal to BC plus ED plus FA। देखो सर्कमफ्रेंस का मतलब है कि हेक्सागोनल के बाहर सर्किल बनेगा, सॉरी हेक्सागोनल जो है सर्किल के बाहर रहेगा, सर्किल अंदर रहेगा। क्या अंदर रहेगा? सर्किल अंदर रहेगा, और बाहर कौन रहेगा? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल के अंदर क्या बना है? सर्किल बना हुआ है। हिंदी वाले पढ़ लें। यदि एक खष्टभुज, ठीक है, हेक्सागोनल खष्ट मतलब 6 भुजाएं हैं, एक वृत्त के परिगत है, वृत्त के परिगत मतलब वृत्त के बाहर बना हुआ है, तो सिद्ध कीजिए कि हमारे पास AB प्लस CD प्लस EF इज इक्वल टू BC प्लस DE प्लस FA। देखो कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे पास एक सर्किल बनेगा, ठीक है, सर्किल के बाहर हमारा हेक्सागोनल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हेक्सागोनल, हेक्सागोनल बन जाएगा, ठीक। अब कैसे बनेगा अभी बनाते हैं। यानी हम सर्किल बना लें, फिर उसके बाद हमारे पास कहानी क्या होती है, अगर हमारे पास इस पॉइंट से एक टेंजेंट खींचते हैं, एक इस पॉइंट से टेंजेंट खींचते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर बना लें, तो यहाँ से एक टेंजेंट खींच दें, 2 टेंजेंट खींच दें, ठीक है। तो इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं डायग्राम को। देखिए फिर इसको प्रूव किया जाता है, ठीक है। हेक्सागोनल के बाहर, हेक्सागोनल सर्किल के बाहर है, याद रखना सर्किल के बाहर है, ठीक। ये हमें प्रूव करना है कि AB CD और EF बराबर है BC DE और EF के। चलो फिर देखते हैं डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। डायग्राम ऐसे बनेगा, यहाँ पर क्या है, हेक्सागोनल जो है सर्किल के बाहर रहेगा, ठीक है। ये हेक्सागोनल है। अब यहाँ से ये हमारा सेंटर है सर्किल का, क्या है? सेंटर है। अब यहाँ से अगर इस पर परपेंडिकुलर खींची जाएगी, ठीक है, जहाँ पे टच करेगा तो ये 90 डिग्री पे होगा। अगर कोई भी टेंजेंट सर्किल पे, अगर हमारे पास कोई सर्किल है, उस सर्किल पे अगर हम एक टेंजेंट खींचते हैं, तो टेंजेंट जो होती है वो 90 डिग्री पे टच करती है। उसके सेंटर से अगर लाइन खींच दी जाए तो 90 डिग्री होता है। एक तो कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये यूज होने वाला है कि अगर हमने किसी पॉइंट से, मान लो हमारे पास पॉइंट E है, इस पॉइंट से हमने सर्किल पे टेंजेंट खींची, ठीक है, टेंजेंट खींची, क्या खींची? यहाँ से टेंजेंट जो खींची हमारे पास EQ है, एक टेंजेंट हमारे पास EQ है, यानी एक टेंजेंट हमारे पास क्या है? EQ। ई पॉइंट की बात हो रही है। ये टेंजेंट की लेंथ जो होगी वो किसके बराबर होगी? EP के। किसके? EP के। EP यानी किसी भी पॉइंट से अगर सर्किल में बाहर से, अगर कोई सर्किल है, सर्किल में बाहर से एक टेंजेंट खींची जाती है, पहली बात तो अगर हमारे पास सर्किल ये रहा, सर्किल से पॉइंट कहाँ होना चाहिए? बाहर, एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट खींची जाए, 2 टेंजेंट खींची जा सकती हैं। एक बात, दोनों टेंजेंट की लेंथ जो होगी, यानी ये अगर हमारे पास A पॉइंट है, ये P है और ये Q है, तो यहाँ पर AP जो होगा बराबर होगा AQ से। क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती हैं। क्या होता है? दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। इस वजह से हमारा पहला केस हो गया कि जब हमने E पॉइंट से टेंजेंट खींची तो हमारे पास EQ बराबर आ गया EP के। एक कहानी। दूसरी कहानी सुनो। दूसरी कहानी ये है, जब हम यहाँ पर आ गए, कहाँ पे? D पॉइंट पर आ गए, E के बाद D पे आ जाएं, या फिर A से स्टार्ट करें, तो हम E से चले हैं तो E से चल लेते, मान लेते। अब D पे आ जाओ। अब D पॉइंट पर आएंगे तो D पॉइंट से कौन सी टेंजेंट खींची जा रही है? D पॉइंट से हमारे पास, ये हमारा E पॉइंट की कहानी थी, ठीक है। अब D पॉइंट पे हमारे पास जो टेंजेंट खींची जा रही है, एक टेंजेंट हमारी खींची जा रही है DP, और ये किसके बराबर होगा? DP जो होगा हमारा बराबर होगा DO के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट खींची जाती है तो वो क्या होती है? इक्वल होती है। 2 कहानी हो गई। अब तीसरी कहानी में आ जाओ।
तीसरी कहानी आ गई सी पे, ठीक है, सी पे आ गया। सी से हमारे पास कौन सी टेंजेंट खींची जाएगी, एक सी ओ, क्या है सी ओ, और एक कौन सी खींची जाएगी, सी ओ के बाद सी एन, यानी ये दोनों आपस में बराबर होंगे, सी ओ बराबर सी एन होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद अगली टेंजेंट खींच लो। अगली टेंजेंट क्या है, हम मान लेते हैं टेंजेंट हमारे पास अगली है बी पॉइंट पर आ गए, ठीक है। बी पॉइंट पे कौन सी टेंजेंट खींची जा रही है, बी पॉइंट पे टेंजेंट खींची जा रही है हमारे पास सी बी, सॉरी बी एन, ये किसके बराबर होगा, बी एम के, बी एम, यानी ये दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होंगी। अब इसके बाद अगला क्या नंबर आया, अगला नंबर आया मेरे पास ए का, ठीक है। ए पे आ जाओ। ए से कौन सी टेंजेंट खींची जाएगी, एक टेंजेंट खींची जा रही है ए एम, एक ए एम होगी और दूसरी क्या होगी आर एन, सॉरी ए आर, यानी इससे भी जो टेंजेंट की लेंथ है ये बराबर आ गई, ठीक है। अब अगला पॉइंट आया एफ, एफ का नंबर आ गया, ठीक है। एफ का नंबर आया तो एफ पे आ जाते हैं, ये रहा एफ पॉइंट। एफ से जो टेंजेंट खींची जा रही है कौन सी खींची जा रही है, एफ से खींची जा रही है एक एफ आर, एफ आर ये किसके बराबर है, एफ क्यू के, एफ क्यू। तो ये तो हमने बता दिया कि ये सिमिलैरिटी है, कब होती है, जब हमारे पास किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींची जाती है, तो दो टेंजेंट खींची जा सकती है और दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ एक्सटर्नल पॉइंट, ये लिख देंगे, ठीक। अब हमारे पास देखो क्या प्रूव करना है, जो प्रूव करना है उसको लिख लेते हैं। प्रूव हमें क्या करना है कि हमको बताना है कि ए बी सी डी और ई एफ, ए बी सी डी ई एफ एक तरफ लिख दो। क्या लिखना है, ए बी, यहाँ पे लिख देते हैं ए बी, तो ले लेते हैं ये वाला, कौन सा ले लें, कोई अलग से ले लें, ए बी ले लेते हैं, प्लस ए बी के साथ कौन ऐड है, ए बी के साथ सी डी ऐड है, सी डी प्लस इसके साथ और कौन है, ए बी सी डी प्लस ई एफ, ई एफ, ई एफ, ये किसके बराबर है उसको भी लिख लेते हैं, क्या बराबर है, बी सी डी एफ है, बी सी प्लस डी ई, बी सी प्लस डी ई प्लस एफ ए, एफ ए, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब हमको देखना होगा ए बी कहाँ पे है, ए बी देखो कहाँ पे है, ए बी लाइन देखा जाए तो ए बी की लाइन जो हमारे पास ये ए बी है, क्या है, ये है ए बी, क्या है, ए बी बराबर हमारे पास क्या है, ए बी बराबर है ए एम, और किसके बराबर है, प्लस बी, बी एम, ए एम बराबर ए एम प्लस बी एम, क्या है, ए बी है, ए एम प्लस बी एम, याद रखना ए एम बी एम, यहाँ पे देख लो कहाँ पर बी एम है, यहाँ पर हमारे पास बी एम ये है, बी एन के बराबर है, ठीक है। और उसके बाद ए बी, ए एम कहाँ है, ए एम हमारे पास ए आर के बराबर है, ये तो हमारा ए बी आ गया। अब इसके बाद क्या है, सी डी लिख लो, सी डी, सी डी, सी डी क्या है, सी डी पे आ जाओ, सी डी लाइन ये रही, ये वाली लाइन रही, ठीक है, ये पूरी लाइन जो है सी डी, सी डी में क्या है, सी डी जो है वो हमारे पास है, सी डी जो है क्या है, सी ओ और डी ओ, सी ओ और डी ओ, सी ओ प्लस डी ओ, ये क्या है, सी डी है, सी ओ प्लस डी ओ, डी ओ, ठीक है। ये थोड़ा डी का जैसे नहीं बन पा रहा, यहाँ पे आ जाएगा डी ओ, ये हो गया। अब इसके बाद देखो इसमें क्या, ई एफ, ई एफ देख लो कहाँ पे है, ई एफ, ई एफ ये रहा, ठीक है, ई एफ, ई एफ को लिख लो, ई एफ, ये किसके बराबर है, ई एफ जो हमारा बराबर है ई क्यू प्लस ई एफ, सॉरी क्यू एफ। अब हमको इनको क्या करना, ऐड कर देना है तीनों को। जब तीनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में तो ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ आ जाएगा, ये तो आ गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए एम, ठीक, यहाँ पे जगह तो कम पड़ जाएगी, इसको थोड़ा और आगे से लिखिए, यहाँ से
यहाँ से लिख देते हैं। एक तब तो आ जाएगा मेरा ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ। अब यहाँ पे देख लो जो आ रहा है ए एम और क्या आ रहा है बी एम। ए एम बी एम सबको ऐड करोगे, यहाँ पर हमारे पास ए एम आ जाएगा, ए एम और प्लस क्या आ जाएगा बी एम आ जाएगा, बी एम। फिर प्लस क्या आ जाएगा सी ओ, प्लस क्या आ जाएगा डी ओ, प्लस क्या आ जाएगा ई क्यू, प्लस क्या आ जाएगा क्यू एफ। ये इतना आ गया। अब देखो अब हमारा जो खेल शुरू होगा, खेल का क्या होगा, हमें क्या निकालना है बी सी। बी सी क्या हो सकता है, बी सी आ जाओ यहाँ पर बी सी। ये बी सी जो है हमारे पास ये क्या है, यहाँ पर हम लोग बी सी लिख तो नहीं दिया कहीं पर, हमारे पास ए बी था सी डी था, ए बी लिखा है सी डी कहाँ पे ये, हाँ। अब हमें क्या निकालना है बी सी। देखो बी सी लाइन ये है, ये आई लाइन, ये लाइन किसके बराबर है, बी सी जो है हमारे पास बी एन प्लस सी एन के बराबर है, बी एन प्लस सी एन। बी एन कहीं पर है, बी एन और सी एन, बी एन और सी एन। एक तो जगह यहाँ पे कम पड़ रही, इसके अंदर ही लिख दें क्या, यहाँ पर बी एन क्या लिखोगे, यहाँ पर हम लिख रहे हैं किसको, बी सी को। बी सी किसके बराबर है, बी एन प्लस सी एन के, सी एन। एक कहानी ये हो गई, ठीक है। बी सी बराबर हो गई बी एन प्लस सी एन के, ठीक। इसके बाद अब इसके बाद क्या है डी ई, डी किसके बराबर आएगा, डी देख लो, डी हमारा क्या है, डी ई बराबर क्या है डी कहाँ पे डी ई, डी ये रहा ई ये रहा, ये दो पॉइंट, ये किसके बराबर है, ये हमारा है डी पी प्लस डी पी प्लस ई पी, डी पी प्लस ई पी। अब इसका क्या है एफ ए, ये वाला पार्ट ले रहे हैं हम, ये वाला एफ ए आ जाओ कहाँ पे, एफ ए ये है, ये किसके बराबर है, ये हमारा है एफ आर प्लस एफ आर के बाद क्या है आर ए, ठीक है। ये हो गया। अब देख लो यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है बी एन किसके बराबर है, बी एन जो है बी एम के बराबर है, किसके बराबर है, बी एन जो है बी एम के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बी एन की जगह बी एम लिख सकते हैं, इसको हम ऊपर लिखते जाना देखते रहना, बी एन की जगह हम बी एम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद सी एन की जगह क्या लिख सकते हैं, सी एन कहाँ पे है, सी एन ये रहा, सी एन की जगह हम लिख सकते हैं सी ओ, सी एन की जगह क्या लिख सकते हैं सी ओ, तो ये सी ओ लिख दिया हमने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर हमारे पास बी एम प्लस सी ओ है या फिर बी एन प्लस सी एन है, तो वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, बी एम प्लस सी ओ। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे देखो ये क्या है बी एम है और यहाँ पे क्या है सी ओ, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट की जगह हम लिख सकते हैं बी सी। तो यहाँ ऊपर लिख दिया हमने बी सी, एक पार्ट हो गया। अब देख लो, अब डी ई की बात आओ, किसके बाद डी ई के पास, डी ई, ठीक है। अब डी ई में क्या है डी पी कहाँ है, ये डी पी का क्या लिखा जा सकता है डी ओ, डी पी की जगह डी ओ लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर डी ओ लिखा जा सकता है, हमने डी ओ लिख दिया। इसके बाद ई पी कहाँ पे ई पी की जगह क्या लिख सकते हैं ई क्यू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ई क्यू, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे डी पी और डी ओ, देखो ये डी ओ है और ये ई क्यू है, डी ओ और ई क्यू की जगह क्या लिखा जा सकता है, डी ओ और ई क्यू की जगह लिखा जा सकता है डी ई, तो ये डी ई लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद तीसरे में आ जाओ, एफ ए, ठीक है, इसको अलग से दिखा दें, एफ ए, ये एफ है, एफ ए की जगह देखो एफ आर की जगह क्या लिख सकते हैं, एफ आर की जगह हम ये लिख सकते हैं एफ आर का कहीं रिलेशन है, ये रहा, एफ आर की जगह हम लिख सकते हैं एफ क्यू, यहाँ एफ क्यू लिख दो, ठीक है। इसके बाद क्या है आर ए की जगह क्या लिख सकते हैं ए एम, आर ए की जगह लिख सकते हैं ए एम, तो ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ नीचे आओ, यहाँ पे देखो ए एम ये रहा और एफ क्यू कहें या क्यू एफ कहें, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह हम लिख सकते हैं ये सर्किल पे आ जाएगा और ये एक सर्किल पे आ जाएगा, तो
तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी, अब हमारे पास प्रूव हो जाएगा हमारा ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ, ये इक्वल आ जाएगा किसके, ए एम। ए एम की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए एम की जगह हम लिख सकते हैं बी सी, क्योंकि हमने यहाँ प्रूव करके आपको दिखाया है। ए एम की जगह सॉरी ए एम और ए क्यू, ये दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं, एफ ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एफ ए लिख दो प्लस, अब इसकी जगह क्या लिख सकते हो, ये वाले की जगह पे, इसकी जगह पे लिख सकते हैं बी सी लिख दो, और इस वाले की जगह क्या लिख सकते हो, डी लिख सकते हो, तो डी लिख दो। अब इनको सीक्वेंस में लिख लो, तो बी सी पहले लिख लो, फिर डी ई लिख लो, फिर एफ क्यू लिख लो। यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो प्रॉपर्टी लगनी थी। पहले हमें क्या करना था, अगर टेंजेंट किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से खींची जाती है सर्किल पे, तो वो दोनों इक्वल होती हैं। एक कॉन्सेप्ट ये लगना था, ठीक। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के हमने इसको ये कंडीशन निकाल दी, अगर ये इक्वल होती है तो ये कंडीशन होना चाहिए, ये हमने निकाल दिया। फिर उसके बाद जो हमें प्रूव करना था उसका इक्वेशन लिया, उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड की कंडीशन निकाल दी, क्या क्या हो सकता है उसको हमने साइड पर लिख दिया। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड की कंडीशन ली, उस राइट हैंड साइड कंडीशन को ब्रेक कर दिया, जो गिवन था इक्वेशन बन गई थी हमारे पास, उसके हिसाब से उसको अरेंज कर दिया। फिर अरेंज करने के बाद देखा कि इस पर कैसे रिप्लेस किया जा सकता है, उसको रिप्लेस किया, तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ में आया है तो लाइक तो करना ही है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे ये कह रहा है कि इफ़ tan थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू एम है, देन प्रूव डैट सेक थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1। चलो जो गिवन है उसको लिखो पहले। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है 24 है शायद कि 23 है, देख लो एक बार, 24 है, 24। क्या गिवन है, गिवन हमको है सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू है क्या, एम की। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है क्या प्रूव करना है कि सेक थीटा इज इक्वल टू है एम स्क्वायर प्लस 1। सेक थीटा इज इक्वल टू है एम स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2m। देख लें, यही प्रूव करना है, सेक थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 2m। हिंदी में भी कुछ इतना महाभारत नहीं है यहाँ पर, यदि ये दिया है तो ये आपको सिद्ध करना है। चलो इसको करते हैं फिर, ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी हमको पता होनी चाहिए थी, कौन सी, कि अगर हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये पता है तो आगे काम बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी हमको पता होनी चाहिए थी, इसी का यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा को इधर ले आओ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1 के। अब इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और पता होना चाहिए कि a माइनस बी ए प्लस बी ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी का यूज करके अगर इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के इसको ऐसे ब्रेक करना है। तो ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा प्लस tan थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस tan थीटा दूसरे ब्रैकेट में, ये इक्वल आ जाएगा ए 1 के, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये जो है इसकी वैल्यू हमको कितना गिवन है, गिवन कितना, इसको इक्वेशन 1 मान लो तो ये गिवन है m के बराबर, तो इसकी जगह m रख दो। m यहाँ पर सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ से सेक थीटा माइनस टू tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/m। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई, इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m है। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, एडिशन, एडिंग बोथ द इक्वेशन, एडिंग। ठीक है, एडिंग करेंगे, ऐड कर देंगे, क्या आएगा, जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो, ऐड करने से ये वाला पार्ट कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, सेक थीटा टू सेक थीटा, इनका एडिशन करोगे तो 1 प्लस m और यहाँ पे आ जाएगा m। अब इनसे एलसीएम ले लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस m स्क्वायर डिवाइड बाई m।
अब यहाँ से सेक थीटा निकाल दो तो 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से m² + 1 डिवाइड बाई 2m, यही हमको प्रूव करना था और कुछ नहीं था। तो ये हेंस प्रूव्ड हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इसी का है, इसमें भी हमको चॉइस दी गई है। क्या चॉइस दी गई है 24 में? या तो ये वाला कर लें या फिर ये कर लें, कोई एक कर सकते थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 24, इसमें क्या है, इफ़ साइन है, क्या है, साइन ए इज इक्वल टू हमारे पास है 3/5 और कॉस भी बराबर है 12/13, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A + tan B। ये वैल्यू फाइंड करना है। जो गिवन है उसको लिखो पहले, क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 24 का बी पार्ट। कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है। इसमें क्या गिवन है, इसमें हमको गिवन है कि अगर हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है कि साइन ए इज इक्वल टू क्या है, 3/, देख लो एक बार, 3/5 है। ठीक है, साइन ए की वैल्यू है। और कॉस बी बराबर क्या है, कॉस बी बराबर हमारे पास है 12/13। फाइन क्या करना है, फाइन जो करना है हमको, फाइन करना है tan A और tan B, tan A + tan B, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। अब देखो, अब क्या करना है, डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम बना देते हैं पहले वाला केस का। ये हमारा A है, ये B है और ये C है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एंगल कितना है, ये A एंगल है। ठीक है, अब देखो यहाँ इसके सामने की डायमेंशन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और इसके सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। और जो इसके जिस बेस से एंगल, जिस लाइन के आधार पे एंगल बनता है उसको बेस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो साइन ए होगा, साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर यानी P डिवाइड बाई हाइपोटेनस यानी H। अब ये हमको गिवन है, कितना गिवन है, 3/5 गिवन है, 3/5 गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये 3 जो है क्या है, P के बराबर है, यानी ये P हो जाएगा, और 5 क्या है, ये हाइपोटेनस के बराबर है, ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको निकालना है, क्या, B को निकालना है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। उसका जब यूज करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर आता है इज इक्वल टू बेस या परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू बेस कितना है, हाइपोटेनस आया यानी 5 आ गया, बेस कितना है पता नहीं है हमको, ये बेस हमको निकालना है, लेकिन परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, लेकिन अभी इसको लिख देते हैं B²। तो यहाँ से सब सॉल्व करोगे तो B² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 25 हो जाएगा, उससे 9 घट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 16। तो यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 4। तो ये बेस इसका आ गया 4। अब देख लो, इतना जब निकाल लिया तो यहाँ से हमारे पास tan A निकालना है। tan A क्या होता है, tan A होता है परपेंडिकुलर यानी P डिवाइड बाई बेस यानी B। परपेंडिकुलर कितना निकाला हमने, परपेंडिकुलर हमने निकाला है जो कि गिवन है 3 है। बेस कितना निकाला है, 4 निकाला है, यानी tan A की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/4। एक इक्वेशन ये रख लो। अब tan B ऐसे ही कॉन्सेप्ट लगा के यूज करना है, ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो गई। यही कॉन्सेप्ट लगा के हमें tan B निकालना है। ठीक है, इस बार क्या गिवन है, cos B दिया है। अब हमें ट्रायंगल यूज करना है cos B वाला। तो दूसरा केस बनाओगे, cos B इज इक्वल टू क्या है, cos B हमारे पास है 12/13, क्या है 12/13 है। और cos B क्या होता है, cos B जो होता है हमारे पास होता है वो बेस
यानी बी डिवाइड बाई हाइपोटेनस। बस ट्रायंगल बना लो पहले। इस बार यहाँ पे बी रख दो, यहाँ पे ए रख दो और यहाँ पे सी रख दो। ये एंगल हमारा बी हो गया। इस एंगल के सामने की डायमेंशन क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। और जो नीचे का होता है क्या होता है? बेस होता है, यानी बी। ठीक है, यहाँ पे बी दिया हुआ, दो बी ना मान के एक बी और मान लें अलग। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, बी डैश कर दो या फिर बी, इसको बी डैश कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर हाइपोटेनस होता है। ठीक है, ये बेस है। ठीक, बेस हमको याद हो, ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है? कॉस बी। कॉस बी दिया हुआ है तो इसका ये जो वैल्यू दी गई है, बेस कितना है? 12 है। और जो हाइपोटेनस है ये कितना है? हाइपोटेनस हमारे पास दिया हुआ है, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है? जो नीचे वाला होता है वो 13। अब हमें ये निकालना है पी, तो क्या करोगे? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 169 इज इक्वल टू आ जाएगा 144 प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर सॉरी। यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको घटाएंगे तो 25 बचेगा, यानी पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। क्या आ गया? 5 आ गया। ये हमारा पी आ गया। ठीक है, पी हमारा 5 आ गया। अब हमें क्या करना है? tan बी का कॉन्सेप्ट लगाना है। tan बी बराबर क्या कराओगे? क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। बेस कितना है? 12 है। तो ये हमारा tan बी आ गया। tan ए tan बी आ गया, दोनों को एडिशन कर दो। ये क्वेश्चन नंबर 2, इसलिए tan ए प्लस tan बी इज इक्वल टू, tan ए कितना है हमारे पास? 3/4 प्लस 5/12 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12 के बाद अगर इसका एलसीएम लोगे 12 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से काटोगे तो 3 बार कटेगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, 3 चौक 12। यहाँ पे काटेंगे तो एक बार जाएगा तो 5 आएगा। हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा 14/12। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ से 4 3 12, 3 3 9। ठीक है, ठीक है, यहाँ से 7/6 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर रहा। तो हम लिख देंगे tan ए प्लस tan बी इज इक्वल टू आ जाएगा 7/6। ठीक, तो इसको ऐसे ही करना था हमको। 3/4, इसका एलसीएम तो 12 भी आएगा, फिर इसका 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 3 बार तो 3 3 का 9। ये ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, सेक्शन बी का ही, सेक्शन बी का है। ठीक है, इसमें देखो कह रहा है कि एक घास का मैदान है। ठीक है, एक घोड़े को, एक गाय को, एक बकरी को ट्राई शेप में बांध दिया जाता है, यानी ट्रायंगल बना के ऐसा शेप रखते हैं जिससे बांध दिया जाता है। और जो रस्सी की लेंथ रखी गई है दोनों के लिए, यानी तीनों के लिए 14 सेंटीमीटर की है। कितना है? 14 सेंटीमीटर है। ए कॉर्नर पे हमारा हॉर्स बांधा गया है, बी कॉर्नर पे हमारी गाय बांधी गई है, सी कॉर्नर पे बकरी बांधी गई है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऑफ अ ग्रासी ट्रायंगुलर फील्ड, जो घास का मैदान है वो ट्रायंगल फील्ड में है, जिसकी लेंथ दी जा रही है 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। अब आपसे ये कह रहा है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ अ ग्रास फील्ड दैट कैन बी क्रॉस बाई देम। आपको ये बताना है कि वो टोटल एरिया बताना है जो ये दोनों, मतलब तीनों गाय भैंस, सॉरी घोड़ा, काऊ और गॉट यानी बकरी, घोड़ा गाय बकरी कितना टोटल एरिया को खाएंगे, हाँ ये बताना है। इसमें हिंदी में देख लूँ, सेम वही है। एक 35 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर लंबाई के भुजों वाले त्रिभुजाकार घास के मैदान में ए बी सी के सिरों पे ए बी सी से क्रमशः एक घोड़ा, एक गाय, एक बकरी प्रत्येक 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधे हैं। ज्ञात कीजिए कि वह मैदान के कितने क्षेत्र की घास चर पाएंगे। ठीक है, ये बताना है कितने भाग की, मतलब जो मैदान का भाग है उसकी घास को ये चर पाएंगे। ठीक है, देखो
एक तो सिंपल सा तरीका ये है कि हमको टोटल एरिया निकाल लिया जाए। ठीक, टोटल एरिया निकाल लें। टोटल एरिया निकालने के बाद, क्योंकि ट्रायंगल का जो, अगर सर्किल की बात की जाए, सर्किल के हिसाब से टोटल एरिया कितना होता है? सर्किल के हिसाब से टोटल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर रेडियस दे दी गई है 14 सेंटीमीटर। ठीक, लेकिन ये जो पाई आर स्क्वायर सर्किल का एरिया होता है वो कितने एंगल के लिए होता है? जब हम सर्किल में 360 डिग्री घूम जाते हैं तब हमारे पास एरिया निकल जाता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर हम ट्रायंगल की बात की जाए तो ट्रायंगल में कितना भी घूमेंगे, अगर ये पूरा भाग मान लेते हैं इतना चढ़ जाती है, जो भी गाय हो भैंस हो, जो दूसरा यहाँ पर ये इतना पूरा पार्ट चढ़ जाती है, तीसरा यहाँ पर इतना पूरा पार्ट चढ़ जाती है। हाँ, तो इससे क्या होगा? ये पार्ट जब चढ़ गए ये लोग, तो ये एंगल बनेगा कुछ थीटा, ये एंगल बनेगा θ1, ये एंगल बनेगा θ2। लेकिन θ1 प्लस θ2 इन तीनों का सम कितना आएगा? 180 आएगा। जब 180 सम आएगा, क्योंकि 360 डिग्री में जो सर्किल घूमा है उसका एरिया ये है, तो हमें 180 में एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो एरिया निकल के आएगा उसको 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 360 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद पाई आर स्क्वायर कर देंगे, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा? पाई आर स्क्वायर। यानी हमको सर्किल का एरिया निकाल देना है, उस सर्किल के एरिया को आधा कर देना है, वही हमारा एरिया आ जाएगा, जिस एरिया को ये तीनों जो एनिमल हैं, ये तीनों एनिमल चढ़ पाएंगे। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि हम क्या करें, सबसे पहले, क्योंकि हमसे यही पूछा गया है कि ज्ञात कीजिए वह मैदान के कितने छेद की घास चल पाएंगे, सीधा सा लगा दें कॉन्सेप्ट, 2 नंबर क्वेश्चन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना इसमें। एक कॉन्सेप्ट ये लगाएं, क्या करें कि पहले हम क्या करें, ट्रायंगल का जो हमारे पास हेरॉन्स फार्मूला होता है, हेरॉन्स फार्मूला क्या कहता है, अगर हमारे पास साइड दी गई है, ये ए दिया गया है, ये बी दिया गया है, ये सी दिया गया है। ठीक है, तो अगर हमको एरिया इसका निकालना होता है तो सबसे पहले इसका सेमी पैरामीटर निकाल लें, यानी एस निकाल लें। ये कैसे निकलेगा? a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये सेमी पैरामीटर आ गया। फिर हेरॉन्स ने बताया कि अगर हमको एरिया निकालना है तो अंडर रूट के अंदर जाएंगे हम। ठीक है, एस जो कि सेमी पैरामीटर है, ब्रैकेट में जाएंगे, एस माइनस ए कर देंगे, यानी पहली साइड को घटा देंगे, फिर एस माइनस बी कर देंगे, दूसरी साइड को घटा देंगे, फिर एस माइनस सी कर देंगे, तीसरी साइड को घटा देंगे। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है इसका। ठीक है, तो ट्रायंगल अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये तीनों केस बनते हैं। ठीक, एक तो ये तरीका है आपका। इससे निकालेंगे, इससे क्या निकलेगा, इससे हमारे पास टोटल एरिया निकलेगा ट्रायंगल का। ठीक है, अब उसके बाद, इसके बाद फिर वही कहानी करनी पड़ेगी हमको, सर्किल का इस पार्ट का एरिया निकाल लो, एंगल कितना है हमको नहीं पता, इसका निकाल लो, ये भी नहीं पता, इसका निकाल लो, ये भी नहीं पता, फिर 180 में जो एरिया बनेगा वो निकाल लो, फिर इसका दोनों का डिफरेंस करोगे तो वो निकल के हमारा क्या आएगा, वो निकल के आएगा कि कितना एरिया बच गया। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे पूछा है केवल ये आपको बताना है कितना एरिया ये लोग चढ़ गए। तो हम क्या करेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर हमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछ लेता, अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता तो हमसे ये पूछता कि जो घास के मैदान में थे तीनों जानवर, इनको चरने के बाद कितना एरिया बच गया। ठीक है, तो डिफरेंस जब निकालना होगा तो हमको ये वाला भी फार्मूला यूज करना होगा। चलो फिर सॉल्व करते हैं इसको। क्या सॉल्व करेंगे कि हम सर्किल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जो एरिया निकलेगा उसको ऐड कर देंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब मल्टीप्लाई करना 1/2 से। सबसे पहले हमको ट्रायंगल शेप बना लेना है। ट्रायंगल शेप बनेगा क्वेश्चन नंबर 25 में। क्या ट्रायंगल शेप बनेगा, ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है। अब देख लो जो जो बांधा गया है उसके हिसाब से हम अरेंज कर देते हैं। ए पॉइंट पे किसको बांधा गया है, ए पॉइंट पे अगर बांधा गया है तो घोड़े को बांधा गया है, हॉर्स को, तो हॉर्स लिख देंगे वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, घोड़ा, एच फॉर हॉर्स। ठीक है, इसके बाद बी पॉइंट पे किसको बांधा गया है, बी पॉइंट पे काऊ को बांधा गया है, तो बी पे काऊ आ गया, काऊ लिख दो यहाँ की, क्योंकि सी दिया हुआ है ना इस वजह से। अब इसके बाद सी पॉइंट पे किसको बांधा गया है, गोट को, बकरी को बांधा गया है, यहाँ पे बकरी लिख दोगे, जी फॉर गोट। ठीक है,
अब देखो रस्सी क्या है, इनकी 14 सेंटीमीटर की है। कैसे ये 14 सेंटीमीटर की, ठीक। तो यहाँ से अगर ये जाएगा तो ये मान लेते हैं जब जितना भी एरिया कवर करेगा 14 सेंटीमीटर में कितना भी करे तो इसका एरिया जो कवर होगा, क्योंकि ये रस्सी जो है अब ये घास के मैदान के बाहर यहाँ पे जाकर खाना नहीं है, इसी घास की जो फील्ड है इसी के अंदर खाना है, क्योंकि ट्रायंगल शेप है। तो यहाँ तक जाएगा, यहाँ से ऐसे आ जाएगा, यानी कुल मिला के इसका जो मूवमेंट होगा घोड़े का वो एंगल कितना एंगल होगा, एंगल ए तक घूम सकता है कौन, घोड़ा। अब इसके बाद बी की बात कर लो, बी फॉर बकरी, सॉरी काऊ की बात। काऊ भी जाएगी तो कितना जाएगी, ये आएगी ऐसे आएगी ऐसे आएगी, है ना। 14 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, जो सर्किल की आर्क बन रही है वो 14 सेंटीमीटर है, 14 मीटर है या 14 सेंटीमीटर जितना मीटर है, ठीक है। तो ये कितना घूमेगा, ये जो घूमेगा ये एंगल बी तक घूमेगा। कौन घूमेगी, गाय। अब यही कहानी इसके साथ होगी, सी का मूवमेंट कितना होगा, सी का मूवमेंट इतना होगा, तो यानी ये कितना घूम के आएगा, एंगल सी तक, ठीक। ये हमारा एंगल सी तक घूमेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों का ये जो बीच का एरिया ये बच गया है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि इन लोगों ने कितनी घास खाई। ये एरिया हमसे नहीं पूछा जा रहा है, इसको नहीं काउंट करना है, केवल इतना पार्ट निकालना है जहाँ पर ये मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो हमने निकाला बिकॉज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, अगर ट्रायंगल के एंगल का सम निकाला जाए तो 180 आता है, ठीक है। इन केस ऑफ सर्किल, सर्किल के केस में क्या होता है, एरिया जो होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, इसके लिए होता है अगर जब 360 डिग्री के लिए, किसके लिए होता है 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री के लिए हमारे पास जो एरिया है कितना है, पाई आर स्क्वायर है। इसलिए 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, 1 डिग्री के लिए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 डिग्री। इसलिए हमारे पास 180 के लिए कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के लिए 180 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास रिक्वायर एरिया है, क्या है, एरिया जो है रिक्वायर है, ये रिक्वायर एरिया है, ठीक है। इसी को हमको फाइंड करना है, बस इसको फाइंड कर लेते हैं। ए रिक्वायर, ये कितना आ जाएगा, ए रिक्वायर एरिया आ जाएगा 1/2, ठीक है। पाई क्या है 22/7, आर क्या है, अभी हमने बताया कि 14 सेंटीमीटर दिए गए हैं, लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर लिख दो, 14 × 14 2 बार लिख दो, ठीक है। 7 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, ठीक है। फिर 2 से इसको काट देंगे, ठीक है, कट गया। अब 14 को मल्टीप्लाई कर दो, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 28, हाँ ठीक है। ये हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो एरिया कवर होगा इनके द्वारा खाई जाएगी जो घास के मैदान, वो 308 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करेंगे। यही पूछा गया था और कुछ नहीं पूछा गया, क्योंकि इन्होंने पूछा है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड दैट कैन बी ग्रास बाई देम, जितना एरिया इन लोगों ने घास चरी है, ठीक है। कितने छेद की घास चर पाएंगे, कितना चर पाएंगे, 308 मीटर स्क्वायर। अगर आपसे पूछ लेता कि कितना चरने के बाद एरिया बचेगा, तो हमको हीरोन्स फार्मूला का यूज करके पहले वाला एरिया निकालना होता कि ट्रायंगल का एरिया कितना है, फिर उसके बाद ये वाला एरिया घटा देते जो हमारे पास इन लोगों ने चरी है, तो रिमेनिंग पार्ट बच जाता। फिलहाल 2 नंबर का क्वेश्चन था, आपका आंसर यही होगा, ठीक है। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अब सेक्शन सी स्टार्ट होगा अगले लेक्चर से, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।